everyone, this is your friend advocate शीतल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज के बारे में, कोर्ट मैरिज के बारे में। अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं या आपका कोई जानने वाला किसी से कोई लव मैरिज कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनके बहुत काम आने वाली है। आज हम हर उस पहलू पर बात करेंगे जो लव मैरिज से जुड़ा हुआ है, हर वो कानून की जो बेसिक बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, जो आपको जाननी चाहिए, उन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल पर इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है, इन्फॉर्मेटिव है, यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दो लोगों को जिन्हें शादी करनी है उनकी एज। जी हाँ, कानून के हिसाब से लड़की जिसे शादी करनी है उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। यानी कि इससे कम एज में आप शादी नहीं कर सकते। आपको 18 साल की उम्र पूरी करनी होगी अगर आप लड़की हैं, आपको 21 साल की उम्र पूरी करनी होगी अगर आप लड़के हैं। तो ये हुई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी एज जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, यानी कि आप अडल्ट होने चाहिए, आप वयस्क होने चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको शादी करनी है तो आपको साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि दिमागी तौर पर आपको सही होना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आपका जो स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि इससे पहले आपकी अगर कोई शादी हुई है तो जो भी स्पाउस है वो लिविंग नहीं होना चाहिए, या फिर उनसे आपका डिवोर्स हो चुका होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी शादी पहले हो चुकी है तो या तो आप उनसे डिवोर्स ले लें या फिर वो जीवित ना हो तो ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वरना आप मैरिड स्टेटस में हैं, अनमैरिड स्टेटस में नहीं है। अगला एक बहुत जरूरी पॉइंट ये है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको सेक्सुअली केपेबल होना चाहिए टू बॉर्न अ चाइल्ड। एक संतान को जन्म देने के लिए आपको सेक्सुअली केपेबल होना चाहिए। अगला बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो आप दोनों को सपेंडा रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। यानी कि सपेंडा रिलेशनशिप की कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं लॉ में, उस कैटेगरी में आपको फॉल नहीं करना है। और कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल भाई बहन शादी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके की कुछ कैटेगरीज और हैं, कुछ रिलेटिव्स की कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, कुछ सपेंडा रिलेशनशिप्स हैं और कुछ और भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हैं जहां पर आप शादी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप उन कैटेगरी में आते हैं, उन रिलेशनशिप्स की कैटेगरी में आते हैं तो आपका विवाह नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मैरिज के प्रोसीजर के बारे में। अगर आपको शादी करनी है तो क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको शादी करनी है वहां के डिस्ट्रिक्ट के मैरिज ऑफिसर को आपको इस बात की इंफॉर्मेशन देनी होगी, इस बात की सूचना देनी होगी कि आप विवाह करना चाहते हैं। और उसके साथ ही साथ जब आप इंफॉर्मेशन देंगे तो उस इंफॉर्मेशन लेटर के साथ में एक एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, दोनों पक्षों का एज प्रूफ और दोनों पक्षों का एड्रेस प्रूफ उसमें अटैच करेंगे। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके विवाह करना चाहते हैं, तो उस जगह पर आपको उस विवाह की जो सूचना आप दे रहे हैं उससे 1 महीने पहले वहां जाके रहना होगा। सपोज कीजिए आप किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको शादी करनी है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हैं शादी करने, वहां पर आप 1 महीने पहले रहेंगे। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन देंगे मैरिज ऑफिसर को उस डिस्ट्रिक्ट के। ओके, उसके बाद मैरिज ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करेंगे। इसकी एक कॉपी ऑफिस में रखी जाएगी, दूसरी कॉपी उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रखी जाएगी जहां पर दोनों पक्ष रहते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं। ओके, इसके बाद जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिश हो जाएगी तो वेट करेंगे कि कोई ऑब्जेक्शन, अगर किसी को ऑब्जेक्शन लगाना है तो वो उसका वेट करेंगे। फिर कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन लगा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई लड़का किसी से शादी करने जा रहा है मगर उसकी ऑलरेडी एक वाइफ लिविंग है जिससे अभी तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, यानी कि उसकी लीगल वाइफ लिविंग है। तो जब तक उसकी लीगल वाइफ लिविंग है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो वो जो वाइफ है वो यहाँ पर आपत्ति लगा सकती है। अब ये आपत्ति रिसीव करने के बाद, देखिए मैरिज ऑफिसर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड करता है किस तरह के ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं, किस किस ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। उन ऑब्जेक्शंस को अच्छे से देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद अगर उसको लगता है कि ये ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट करने चाहिए तो वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ जिस दिन, उस दिन से 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। उसमें अगर ये पाया जाता है कि ये ऑब्जेक्शन जेन्युइन है, सही है,
सच्चे हैं, तो वो मैरिज रद्द कर दी जाएगी, वो मैरिज एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और शादी नहीं होगी। यानी कि आप शादी करने से पहले अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही शादी कीजिए, अगर आपने ऑलरेडी ऐसा कुछ किया हुआ है तो। दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है, इसमें दोनों में से कोई भी पार्टी अपील कर सकती है 30 दिन के अंदर, और ये अपील डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर के एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वहां पर की जाएगी। और इस अपील के अकॉर्डिंगली वहां पर देखा जाएगा कि क्या मतलब क्या फैसला आता है, यानी कि अपील रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो सही साबित होता है या गलत साबित होता है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोर्ट मैरिज करें तो इसमें 3 विटनेसेस की जरूरत पड़ती है, यानी अपने साथ आपको 3 विटनेस रखने होंगे, उनके साइन होंगे और खुद मैरिज ऑफिसर भी इस पर साइन करेंगे। उसके बाद आपकी शादी रजिस्टर होगी। इससे रिलेटेड जितने रिचुअल्स होते हैं वो भी परफॉर्म करने होते हैं, यानी कि सपोज कीजिए अगर आप हिंदू हैं तो आपको किसी आर्य समाज मंदिर में जाके जो भी रिचुअल्स है उन्हें परफॉर्म करना होता है। उसके बाद मैरिज रजिस्टर होती है एंड देन आप लीगली वेडेड कपल होते हैं, यानी कि आपकी शादी लीगल होती है, वैलिड होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। अभी कुछ समय पहले जस्टिस दीपक मिश्रा की एक जजमेंट आई थी, जिसमें उन्होंने आईपीसी के सेक्शन 377 को क्राइम की कैटेगरी से हटाकर लीगल डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि पहले ये एक इलीगल एक्ट होता था, अब ये लीगल है, अब ये क्राइम नहीं है। सेक्शन 377 इज नो मोर अ क्राइम इन इंडिया नाउ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 377 है क्या। तो 377 होमोसेक्सुअलिटी है, यानी कि समलैंगिक संबंध, जहां पर लड़की लड़की के साथ संबंध रखती है और लड़का लड़के के साथ संबंध रखता है। तो ये है होमोसेक्सुअलिटी, जिसे अब क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। पहले ये क्राइम हुआ करता था। पहले लड़की को लड़की से संबंध रखना अलाउड नहीं था, लड़के को लड़के से संबंध रखना अलाउड नहीं था, लेकिन अब ये अलाउड है। मगर अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पर 377 को लीगल तो कहा गया है, क्राइम की कैटेगरी से तो अलग कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इन दोनों को यानी होमोसेक्सुअल पार्टनर्स को शादी करने की इजाजत नहीं दी गई है। यानी विवाह करने के लिए एक लड़की और एक लड़के की ही जरूरत है। अगर आपको विवाह करना है तो एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए। एक लड़की लड़की से शादी नहीं कर सकती और एक लड़का एक लड़के से शादी नहीं कर सकता, ये आपको समझना होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लव मैरिज से रिलेटेड, कोर्ट मैरिज से रिलेटेड। अगर आपको इस तरह का विवाह करना है या आपके किसी जानने वाले को करना है तो आप उन्हें इसकी जानकारी दे सकते हैं, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने हर प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, जितने लोगों तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए बाय बाय।